हेलो गाइस, शुरू करते हैं आज का सेशन जहां हम डिस्कस करेंगे टाइमिंग द मार्केट वर्सेस टाइम इन द मार्केट। मैनी पीपल आर येट टू ज्वाइन इन, बट वो जैसे जैसे ऐड होंगे। फिलहाल हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, 11 बजे का टाइम है तो हम आज शुरुआत करते हैं। सो इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम का सेशन हमने आज रखा है जिसका टॉपिक है टाइमिंग द मार्केट वर्सेस टाइम इन द मार्केट। कौन सा बेटर अप्रोच है, ठीक है, कौन सा बेटर अप्रोच है इन्वेस्ट करने के लिए। होप आई एम ऑडिबल, सबको मेरी आवाज़ आ रही है? Yes, ओके, ठीक है। सो स्क्रीन भी विजिबल है, करेक्ट? यू आर एबल टू सी द प्रेजेंटेशन? yes. ओके ओके। सो आज का टॉपिक है टाइमिंग द मार्केट वर्सेस टाइम इन द मार्केट, व्हाट इज़ द बेटर अप्रोच। हमेशा हम देखते हैं कि इन्वेस्टर्स एक दुविधा में रहते हैं कि क्या बेटर रहेगा उनके लिए, कौन सी अप्रोच से मैं इन्वेस्ट करूं। बार बार इन्वेस्ट करना है, बेचना है, बाय करना है, सेल करना है, या फिर बाय करके होल्ड करना है। कौन सी स्ट्रेटजी काम करेगी जब मैं इन्वेस्ट करता हूं इक्विटी मार्केट में, ठीक है। सो मैं प्रेजेंटेशन में देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट रिटर्न जो रहती है इज ऑलवेज बेटर देन द इन्वेस्टर रिटर्न, ठीक है। कोई भी इन्वेस्टमेंट आप देखोगे, 20 साल का सेंसेक्स का, 20 साल का निफ्टी का रिटर्न आप निकाल के देखोगे तो उन्होंने एक एक्स अमाउंट ऑफ रिटर्न दिया है, बट वही रिटर्न इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में आपको कभी नहीं दिखता। रीजन, द बिहेवियर गैप। हम क्या करते हैं, हम बाय सेल करते रहते हैं, बट हम जब निफ्टी और सेंसेक्स को एक ब्रॉडर व्यू से जब देखते हैं 20 ईयर्स के अप्रोच से, तो वहाँ पे हमने बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी देखी। बट जब मैं इन्वेस्टर पर से, मैं इंडिविजुअल बेसिस के पर से देखता हूँ, तो वो 20 साल में मैंने 1000 ऑफ टाइम्स बाई किया होगा और 1000 ऑफ टाइम्स सेल किया होगा, राइट। और वो बाय एंड सेल क्यों किया है मैंने? बिकॉज ऑफ माई बिहेवियर एज एन इन्वेस्टर। मेरे इन्वेस्टर के बिहेवियर की वजह से मेरे जो रिटर्न्स है वो सेंसेक्स और निफ्टी से हमेशा कम रहेंगे। Hence, it is always important to understand that you have to manage your behavior well in the financial markets. Financial markets में आपके behavior एकदम सही रहने चाहिए, तभी आप investment return और investor returns को मैच कर पाएंगे। ये behavior gap हमेशा क्यों आता है? Because मार्केट में बहुत सारी नॉइज होती है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन होते हैं, ठीक है। जब अब मैं मार्केट को देखता हूँ शॉर्ट टर्म के बेसिस पे, जब मैं इन्वेस्ट करने के पर्स से देखता हूँ, तो अगर मैं डेज में देख रहा हूँ, ठीक है, तो मार्केट मुझे बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल दिखता है, ठीक है। बिकॉज मार्केट आर ड्रिवन बाय सेंटिमेंट्स। सेंटिमेंट्स में इमोशंस आपके इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। क्या आप सोचते हो कि मार्केट ऊपर जाएगा, मैं सोचता हूँ मार्केट नीचे जाएगा। हैंस यहाँ पे वॉलेटिलिटी आपकी ज़्यादा रहेगी। ये पूरी इन्वेस्टर कम्युनिटी का सेंटीमेंट ड्राइव करता है मार्केट को। तो जब मैं डेज में कैलकुलेट करता हूँ, जब मैं लास्ट वीक अगर मंडे टू फ्राइडे का भी इवेंट सेंसेक्स और निफ्टी का चार्ट निकाल के अगर देखूंगा, तो मार्केट विल सीम वेरी वॉलेटाइल। बट अगर मैं उसको लास्ट 1 ईयर या 2 ईयर या 3 ईयर का निकाल के देखूंगा, जहाँ से मैं 2021, 2022, 2023 और अभी 2024, वहाँ पे मैं अगर ग्राफ देखूंगा तो मुझे बहुत लीनियर ग्राफ नज़र आएगा। वहाँ पे आपकी वॉलेटिलिटी कम हो गई है, राइट। और जब मैं इसको डेकेड्स में देखूंगा, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, वहाँ पे आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखता है एंड वहाँ पे आपकी ट्रू वेल्थ क्रिएट होती है। It will not be in the short term, because the short term the market are driven by sentiments, not in the years, because it will show a linear gain, but the true wealth will not be created. असली पैसा जो आपका बनता है, जो वेल्थ आपका क्रिएट होता है, दैट हैपेंस ओनली इन डेकेड्स। 10 साल होने के बाद ही आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट इंपैक्ट करता है, और उसमें अंदर आप मैक्सिमम रिटर्न्स क्रिएट कर पाते हो अपने आप के लिए, ठीक है। जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो 10वें साल के बाद 11th ईयर ऑनवर्ड्स, द ग्रोथ दैट यू विल सी इन योर वेल्थ will be exponential. Hence, you have to understand that you have to invest for decades, not for days, not even for years. So, सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है, भाई कौन से टाइम पे इन्वेस्ट करूं, कब इन्वेस्ट करूं। तुमने बता तो दिया कि मुझे डेज में इन्वेस्ट नहीं करना है, मुझे ईयर्स में इन्वेस्ट नहीं करना है, मुझे डेकेड के लिए इन्वेस्ट करना है, लेकिन कौन सी तारीख को इन्वेस्ट करूं? 1 तारीख को करूं, 2 तारीख को करूं, कौन सी स्टार्ट ऑफ द मंथ में करूं, एंड ऑफ द मंथ में करूं, मिडल ऑफ द मंथ में करूं? मेरी जो इन्वेस्टमेंट है उसको हर दिन में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करूं। तो उसके लिए एक रिसर्च था, ये वाइट ओक कैपिटल, वाइट ओक म्यूचुअल फंड का है, जहाँ पे उन्होंने
एनालाइज किया था 26 ईयर्स का BSE सेंसेक्स का डेटा, ठीक है, जहां पे उन्होंने एवरी डे की SIP कैलकुलेट की थी। अगर कोई इन्वेस्टर 1 तारीख को इन्वेस्ट करता है हर महीने की फॉर द लास्ट 26 ईयर्स, 2 तारीख को करता है, 3 तारीख को करता है, 4 तारीख को करता है, 5, कोई भी डेट उठा के अगर वो इन्वेस्ट करता है फॉर द लास्ट 26 ईयर्स, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। आप कोई भी तारीख को आप अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए, बट डिसिप्लिन वे से, रेगुलर वे से कीजिए, तो यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। बिकॉज आपने अगर 1 तारीख की SIP रखी है, 5 तारीख की रखी है, 10 तारीख की रखी है, 15 तारीख की रखी है, 25 की रखी है, 28 की रखी है, इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स जनरली सेम ही आता है, हार्डली कोई डिफरेंस होता है। 15.77, 15.74, 15.75, 15.74, 15.75, हार्डली कोई डिविएशन है मेजर यहाँ पे। सो द बेस्ट SIP डेट इज व्हेन एन इन्वेस्टर यूजुअली रिसीव्स मनी इन हिज और बैंक अकाउंट। जब आपके अकाउंट में पैसे आते हैं, जब आपके अकाउंट में सैलरी आती है, जब आपको कोई बोनस रिसीव हुआ है, जब आपको एक इनकम, एक रेगुलर इनकम आपको हर महीने मिल रही है, वो टाइम सही टाइम है इन्वेस्ट करने का। यू डू नॉट हैव टू टाइम द मार्केट। कहने का मतलब यही है कि आपको मार्केट देख के नहीं, महेंद्र भाई 5 तारीख की SIP करूंगा तो मुझे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, या 10 तारीख की करूंगा तो ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। आप 5 को करो, 10 को करो, रिटर्न्स ऑलमोस्ट सेम मिलेगा आपको। सो एनी टाइम इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन द मार्केट। किसी ने 21,000 लेवल पे इन्वेस्ट किया था सेंसेक्स के, किसी ने 24,000 पे इन्वेस्ट किया था, किसी ने 42,000 पे इन्वेस्ट किया, किसी ने 60,000 पे इन्वेस्ट किया, किसी ने 72,000 पे इन्वेस्ट किया है, राइट। अब सेंसेक्स के लेवल्स क्या चल रहे हैं? सेंसेक्स के लेवल से 75,000 प्लस, निफ्टी के लेवल्स ऑलमोस्ट 23,000 लेवल्स हम पहुंच गए। आज भी अगर मुझे इन्वेस्ट करना है तो मैं फ्यूचर देखूंगा, आई डोंट हैव टू सी द पास्ट। पास्ट में जो 20 ईयर्स और 10 ईयर्स या 5 ईयर्स का रिटर्न्स जो देना था मार्केट ने दे चुका। आज उनको बेनिफिट हो रहा है जिसने 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट किया था वाया SIP, वाया लमसम, डायरेक्ट इक्विटी। आज जो 23,000 लेवल्स निफ्टी का पहुंचा है, इट इज बेनिफिटिंग द इन्वेस्टर्स हु हैव इन्वेस्टेड इन द लास्ट 10, 15, 20 ईयर्स। उनका वेल्थ क्रिएट ऑलरेडी हो चुका है आज की तारीख में, राइट। Still in the next 5, 10 years, 20 years, there is still more scope. If I am starting now, I have to understand that there is still more money on the table which I have to create for myself. ठीक है। सो जब भी आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड ये एक रोलर कोस्टर राइड है। ये आप लेजी रिवर का इम्पैक्ट नहीं मिलेगा जहाँ पे आप सब बैठे हो और स्लो स्लो पानी चल रहा है और आप पानी के बहाव से चलते जाओगे। वो आपको फिक्स डिपॉजिट में मिलेगा। बट जैसे ही आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, आपको समझना है कि आप बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं। कोई भी कंपनी के बिजनेस में आप पैसा लगा रहे हैं, ठीक है। आइदर वो कंपनी गाड़ी बनाने वाली हो, आइदर वो कंपनी टेलीकम्युनिकेशन की हो, आइदर आप वो बैंकिंग बिजनेस में हो, आइदर वो नॉन बैंकिंग बिजनेस में हो, आइदर रियल एस्टेट कंपनी हो, पावर एंड माइनिंग में हो, ठीक है, सेमीकंडक्टर बनाने वाली हो, एनर्जी बनाने प्रोड्यूस करने वाली हो, पावर सेक्टर हो। तो अलग अलग कंपनी के अलग अलग बिजनेसेस हैं। अब जब आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको समझना है कि अगर आपने टाटा पावर का स्टॉक लिया है, टाटा मोटर्स का स्टॉक लिया है, TCS का स्टॉक लिया है, टाटा स्टील का स्टॉक लिया है, ट्रेंड का स्टॉक लिया है, इंडियन होटल्स का स्टॉक लिया है, मैंने टाटा की ग्रुप की कंपनीज की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अलग अलग कंपनियाँ टाटा की जहाँ पे आपने अलग अलग बिजनेसेस में इन्वेस्ट किया है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू आर इन्वेस्टिंग इन डिफरेंट बिजनेसेस। तो वो चीज़ टाटा मोटर्स जैसे बिहेव करेगा, TCS भी वैसे नहीं बिहेव करेगा। इट विल बिहेव डिफरेंटली बिकॉज बोथ आर इनटू डिफरेंट सेक्टर्स। सो वेन एवर यू आर इन्वेस्टिंग इन इक्विटी, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट विल बी अ रोलर कोस्टर राइड। जब कभी भी वो ऊपर जाएगा तो आपको बहुत एक्साइटमेंट फील होगी, जो कि आज चल रहा है। 23,000 लेवल जब निफ्टी टच कर चुका है तो एवरीवन इज फीलिंग दैट एक्साइटमेंट, everyone is feeling excited, everyone is optimistic about the equity market, about the Indian economy. And the same thing when the equity, अब next week Monday को अगर market 1000 पॉइंट नीचे खुलता है, what will be the reaction, what will be the sentiments? It will go down and people will start getting scared. उनको डर लगने लगेगा कि मैं आज ये लेवल पे इन्वेस्ट करूँ या ना करूँ।
सो ऑटोमेटिकली जब मार्केट ऊपर रहेगा तो आपको एक्साइटमेंट होगी, ऑटोमेटिकली जब मार्केट नीचे रहेगा तो आपको डर लगेगा, ठीक है. सो you have to understand that whenever you are into equity market, this is the roller coaster ride. ये हमेशा फीलिंग आपकी चेंज होती रहेगी, एवरी डे, एवरी मिनट, एवरी सेकेंड, राइट. क्यों? क्योंकि इमीजिएटली मार्केट अगर 1000 पॉइंट्स ऊपर है द रिएक्शन विल बी डिफरेंट, 1000 पॉइंट नीचे है तो रिएक्शन विल बी डिफरेंट. बट आपको समझना है कि ये बिजनेसेस को इम्पैक्ट कर रहा है क्या. Equity market and businesses run hand in hand, but you have to understand that equity market will not impact the businesses that much. क्योंकि रिलायंस के स्टॉक अगर 500 रुपये से भी अगर गिर गए तो रिलायंस विल कीप ऑन डूइंग द बिजनेसेस, राइट. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट द इक्विटी मार्केट्स आर अ रोलर कोस्टर राइड. सो जब आपने इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट किया है तो यू आर ऑलरेडी ऑन द रोलर कोस्टर राइड, ठीक है. आप ऑलरेडी वो राइड में बैठ चुके हो. अब आप बैठने के बाद आपको डर हमेशा लगेगा, because there will be n number of events that will impact the equity markets. कोई कंपनी में फ्रॉड हो गया, इक्विटी मार्केट में इंपैक्ट आएगा. गवर्नमेंट का कुछ डेटा खराब आया तो इक्विटी मार्केट में इंपैक्ट आएगा. कोई स्टेट गवर्नमेंट का इश्यूज आ गया तो इक्विटी मार्केट में इंपैक्ट आएगा. कोई जियो पॉलिटिकल सिचुएशन आ गया जहाँ पे इंडिया के जो बॉर्डरिंग कंट्रीज है वहाँ पे कुछ इश्यूज हो गए तो इक्विटी मार्केट में इंपैक्ट आएगा. ग्लोबल कोई कंट्री में कोई इशू हो गया तो इक्विटी मार्केट में इंपैक्ट आएगा. बिकॉज एवरी कंट्री, बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, एवरी कंट्री इज नाउ कनेक्टेड टू ईच अदर एंड ऑटोमेटिकली सारा इम्पैक्ट पेट्रोल प्राइस, ऑयल प्राइस पे आता है. एंड इंडिया बीइंग अ ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री, यहाँ पे इन्फ्लेशन इम्पैक्ट करता है. सो एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एनी इवेंट विल इम्पैक्ट द इक्विटी मार्केट. वो मार्केट शायद ड्राइव करे अपसाइड या शायद ड्राइव करे डाउन साइड. सो ये डर हमेशा आपको लगेगा. सो ये डर को बीट करने के लिए आपके पास दो ही ऑप्शन है. जैसे हम माउंटेन ड्यू का एग्जांपल है, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, राइट. सो व्हेन यू फील दैट फियर यू हैव टू ऑप्शंस. आइदर यू फाइट विद द फियर और यू फ्लाइट विद द फियर. आपने अगर मालूम है कि अगर इक्विटी मार्केट डाउन जाएगा तो ऑटोमेटिकली इट विल बाउंस बैक एंड इट विल फ्लाइट लाइक एनीथिंग. यू हैव टू फाइट योर फियर, राइट. आपको जब कभी भी डर लग रहा है तो आपको समझना है कि आपने कोई बिजनेस में इन्वेस्ट किया है. बिजनेस अप्स एंड डाउन्स में जाते हैं तो आपको उतना डर लगने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए जब कभी भी आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो. स्टार्टिंग में आपको इनिशियली लगेगा. वंस यू स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग इट इन द नेक्स्ट 2 years, 3 years, 5 years, यू ऑटोमेटिकली स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ द इक्विटी मार्केट बिहेव्स. इक्विटी मार्केट बिहेव कैसे करता है. सो जब रोलर कोस्टर राइड में मैं बैठा हूँ तो मुझे जानना है कि मेरे लिए राइट स्ट्रेटेजी क्या है, राइट. Either I should be remain seated in that seat or I should be jumping out. ठीक है. Being seated कि मैं मार्केट के अप्स एंड डाउन्स में भी इन्वेस्टेड हूँ. मैं पैसे निकाल नहीं रहा, मैं पैसे डाल रहा हूँ. और इन केस अगर मेरे पास पैसे है तो मैं यहाँ पे पैसे नहीं डालने के बाद भी मैं अगर इन्वेस्टेड हूँ, मैंने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, मार्केट यहाँ से डाउन हो गया, मेरी मार्केट वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट की थी वो 70,000 हो गई. तो अब मुझे क्या करना चाहिए. शुड आई स्टे इन्वेस्टेड और शुड आई जंप आउट. या फिर मुझे जंप आउट इज मैं अपना सारा 70,000 रुपया जो वैल्यू है वो बेच के 70,000 कैश आउट कर लूँ. सो वॉट विल बी द राइट स्ट्रेटेजी. लेट्स अंडरस्टैंड दिस दैट सेलिंग ड्यू टू अ फियर इज नॉट अ गुड आइडिया. मैंने 70,000 रुपये की वैल्यू तो हो गई, अब मैं डर के मारे उसको बेच दिया, ठीक है. सो मैंने अपना लॉस बुक कर लिया, राइट. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वो फियर को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट वो जो एक्शन है, जो सेल करने का एक्शन है, वो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ. तो मुझे वो फियर तो भय तो लगेगा, बट मुझे वो सेल का बटन नहीं दबाना है. आई हैव टू ओवरकम माई फियर एंड आई हैव टू टेक कंट्रोल एंड टेक कंट्रोल बाय नॉट डूइंग एनीथिंग, बाय बीइंग रिमेन सीटेड इन द इन्वेस्टमेंट. वो 70,000 रुपया 1,40,000 जाने का भी पोटेंशियल रखता है. Whenever the downfall stops, correction से अपसाइड आना शुरू होगा मार्केट, ऑटोमेटिकली योर 70,000 ऑफ दैट मार्केट वैल्यू विल ऑटोमेटिकली ग्रो टू 1,40,000, राइट. सो आपको आपके एक्शंस कंट्रोल करने हैं, आपको अपने फियर पे कंट्रोल लाना है, आपको डरना नहीं है. जब आप इक्विटी की बात करते हो तो अप्स एंड डाउन्स तो आते ही हैं. आप क्या प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. No one in the world can predict what will be the market opening on Monday tomorrow,
राइट? अप होगा, डाउन होगा, गारंटी से कोई नहीं बता सकता। अजम्पशंस कर सकते हैं, तुक्का लगा सकते हैं। मैं बोलूँगा कि नहीं 500 पॉइंट ऊपर खुलेगा, वो बोलेगा कि नहीं 500 पॉइंट नीचे खुलेगा। एक अजम्पशन लगाएंगे अपनी स्टडीज़ पे, अपनी जो रिसर्च किया होगा उसके बेसिस पे मैं एक प्रेडिक्शन लेके आऊँगा कि नेक्स्ट वीक द मार्केट विल बी XYZ पॉइंट्स अप, राइट? सो मुझे नहीं पता है कि मेरी जो प्रेडिक्शन है वो खरी उतरेगी कि नहीं। सो कब मार्केट करेक्शन होने वाला है मुझे पता नहीं, कितना करेक्शन होने वाला है मुझे पता नहीं, कितना टाइम लेगा अगर करेक्शन से रिकवर होने के लिए मुझे पता नहीं, राइट? सो नो वन नोज। Hence it becomes very important that you have to understand that इक्विटी मार्केट में प्रेडिक्शंस ज़्यादा नहीं चलते। शॉर्ट टर्म के लिए बहुत लोग आते हैं कि ये स्टॉक का प्राइस XYZ चला जाएगा, सेंसेक्स इतना पॉइंट चला जाएगा, निफ्टी इतना पॉइंट चला जाएगा, बट किसी को पता नहीं है गारंटी के साथ कि मार्केट क्या चाहेगा। हिस्ट्री हैज़ प्रूवन दैट इक्विटी मार्केट हैज़ ऑलवेज ग्रोन एंड इट हैज़ ग्रोन बिकॉज द इंडियन इकोनॉमी हैज़ ग्रोन। इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इसीलिए इंडिया का शेयर मार्केट भी ग्रो कर रहा है। नेक्स्ट 5, 10, 15, 20 ईयर्स इंडिया का इकोनॉमी ग्रो करेगा, हैंस इक्विटी मार्केट भी ग्रो करेगा। जो बिजनेसेस इंडिया में चल रहे हैं वो फ्लरिश करेंगे एंड हैंस यू विल बी एबल टू मेक गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न्स फ्रॉम योर इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। अब आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। दो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है जो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, वन इज करेक्शन इज टेम्पररी एंड द सेकंड इज ग्रोथ इज परमानेंट, राइट? टिल नाउ एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, सबको सब समझ में आ रहा है? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स? Yes, sir. ओके, सो लेट्स टेक इट फर्दर। आप क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं? दैट करेक्शन जो होगा मार्केट में वो बहुत टेम्पररी रहेगा हमेशा। मैं आगे स्लाइड्स में आपको एक्सप्लेन करूंगा विथ एग्जांपल्स, बट ग्रोथ जो है दैट इज परमानेंट। व्हाई वी से दैट ग्रोथ इज परमानेंट? बिकॉज whenever we are investing in equity market, हम बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं जैसे मैंने कहा, और बिजनेसेस किस चीज के लिए काम करते हैं? प्रॉफिट्स के लिए। सो अगर मेरी कंपनी के प्रॉफिट्स डिप हो रहे हैं तो एज अ मैनेजमेंट, एज अ प्रमोटर ऑफ द कंपनी और अ शेयर होल्डर ऑफ कंपनी, माई गोल इज टू ग्रो द बिजनेस एंड जनरेट मेजर रेवेन्यू। हैंस द इक्विटी मार्केट जब भी आप देखोगे तो ग्रोथ हमेशा आपको परमानेंट दिखेगा। इफ यू सी अमेरिकन मार्केट ऑल्सो, इफ यू सी चाइना मार्केट ऑल्सो, दे हैव ग्रोन, दे आर द बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, बट स्टिल दे आर ग्रोइंग एट अ रीजनेबल रेट। आज टेस्ला जैसी कंपनी हो या फिर माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी हो, गूगल जैसी कंपनी हो, फेसबुक जैसी कंपनी हो, दे स्टिल आर ग्रोइंग, दे आर ऑलरेडी इन टू द डेवलप, दे आर द कंपनीज ऑफ द डेवलप कंट्रीज। बट वो कंपनीज ने ग्रो करना बंद किया क्या? सो इंडिया में भी बहुत सारी कंपनीज है जो ग्रो करना बंद ही नहीं करेगी। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट करेक्शन जो है वो टेम्पररी है, ग्रोथ जो है वो परमानेंट है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद फ्यू हिस्ट्री एग्जाम्पल्स। मेजर क्राइसिस जो हिस्ट्री में आए थे वो आया था एक 1992 में, जो कि हर्षद मेहता का केस था। 2008 में जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था, विच वॉज इनिशिएटेड बाय द अमेरिकन सबप्राइम लॉसेस, एंड देन इट वॉज 2020 जो कोविड-19 का जो एकदम ताज़ा एग्जाम्पल हमारे पास है, राइट? 1992 में भी मार्केट क्रैश हुआ था एंड वहाँ से रिकवरी आई थी। 2008 में भी मार्केट क्रैश हुआ था और वहाँ से रिकवरी आई थी। 2020 में भी मार्केट क्रैश हुआ था और वहाँ से रिकवरी आई थी। तो आपको समझना है कि जब कभी भी मार्केट क्रैश होता है तो वहाँ पे रिकवरी आती ही है। सो करेक्शन इज टेम्पररी, ग्रोथ इज परमानेंट। तो आप जानते हैं कि हर्षद मेहता के स्कैम के केस में जो 1992 में सेंसेक्स कितना गिरा था, तब तक तो निफ्टी आया भी नहीं था। हर्षद मेहता स्कैम के केस में निफ्टी वॉज नॉट देयर। निफ्टी का बेस डेट इज 1995, उससे पुराना है सेंसेक्स। सो सेंसेक्स की हिस्ट्री 45 ईयर्स की है। इट स्टार्टेड इन 79 एंड वी आर सिटिंग नाउ इन 2024। तो जब हर्षद मेहता स्कैम आया था तब भी मार्केट 54% से गिरा था एक साल में, लेकिन 1.5 साल में उसकी रिकवरी आई थी 127%, मोर देन डबल, राइट? तो जब कभी भी बड़ा क्रैश जो आता है इक्विटी मार्केट में, रिकवरी जो आती है उससे हमेशा डबल ही मिलती है आपको।
राइट, ये हर्षद मेहता के टाइम पे हुआ था। दूसरा जब आया था वो था टेक बबल बस्ट, जो 2000 में आया था, Y2K का जो एग्जांपल है, जहां पे सारी आईटी कंपनीज भाग रही थी लेफ्ट राइट एंड सेंटर। जो आज की तारीख में मैं अगर आज कहूँ तो सेमीकंडक्टर्स, पावर सेक्टर्स, रेलवे स्टॉक्स, PSU स्टॉक्स, लेफ्ट राइट एंड सेंटर भाग रही है विदाउट अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस बिहाइंड इट। सारी कंपनीज की PE आज मोर देन 100 है। ये करंट सिनेरियो की बात कर रहा हूँ। सारे रेलवे स्टॉक्स, सारे PSU स्टॉक्स, एनर्जी पावर सेक्टर्स, ठीक है ना, वो सारे स्टॉक्स आज 100 की PE से ज़्यादा मिल रहे हैं, सेमी कंडक्टर ओरिएंटेड कंपनीज। राइट, सेम चीज़ 2000 में भी था, जहाँ पे मार्केट एक टेक बबल बस्ट हुआ था, जहाँ पे मार्केट 56% से करेक्ट हुआ था 1.5 साल में, बट 2.5 साल में वो रिकवर हो गया था बाई 138%, अगेन जस्टिफाइंग दैट करेक्शन इज टेम्पररी एंड ग्रोथ इज परमानेंट। सेम चीज़ 2008 पे भी हुई थी, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, जहाँ पे मार्केट 61% गिरा था। 100 रुपया आपका 39 रुपीज़ हो गया था, 61% से मार्केट गिरा था एक साल में। 100 रुपया अगर आपने इन्वेस्ट किया था या 100 रुपये की आपकी वैल्यू होती वो टाइम पे, इट वेंट डाउन टू 39%। 61% मतलब 100 रुपया आपका 39% 39 रुपीज़ हो गया। इमेजिन करिए कितना वेल्थ डिस्ट्रॉय हुआ था वो टाइम पे। But again, in the next 1.5 year, the Sensex recovered by 157%. तो जितने भी बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस आए हैं, दे हैव शोन दैट ग्रोथ आएगी ही मार्केट में। सेम एग्जांपल कोविड का था। कोविड सिर्फ 3 महीने मैक्सिमम गिरा था, ठीक है, जहाँ पे सेंसेक्स वेंट डाउन बाय 35%, बट विद इन 16 मंथ विच इज लेस देन 1.5 ईयर, 1.5 साल के अंदर अंदर मार्केट हैड रिकवर्ड 108%। जो 42,000 लेवल था, जहाँ से मार्केट ने करेक्ट किया था अप टू 25-26,000 लेवल्स, सेंसेक्स की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ से 42,000 से भी वो ज़्यादा चला गया था विद इन 16 मंथ्स। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द इक्विटी मार्केट्स गिरते हैं तो उसके साथ संभल के फिर ग्रो करना शुरू करते हैं। सो ये है साइकिल ऑफ मार्केट इमोशंस, ठीक है, जहाँ पे आपको बहुत ऑप्टिमिज्म रहता है, जो हम आज की सिनेरियो में इंडियन मार्केट में देख रहे हैं। देर इज़ टू मच ऑफ ऑप्टिमिज्म इन द इंडियन मार्केट, जहाँ पे हम इक्विटी मार्केट के बारे में, इंडियन इकोनॉमी के बारे में, वी आर गंगो अबाउट दैट इन द नेक्स्ट 5, 10, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स द इंडियन इकोनॉमी विल बी डूइंग गुड, हैंस द इक्विटी मार्केट विल डू गुड। ठीक है, ये स्लोली एंड ग्रेजुअली जो इमोशंस है, इट विल गेट इनटू एक्साइटमेंट्स, मोर एंड मोर पीपल विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग एट दिस लेवल। ये लेवल पे और लोग इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। फ्रॉम एक्साइटमेंट इट विल गो टू अ थ्रिल मोड। ठीक है, एग्जाम्पल अब निफ्टी 23,000 लेवल में है, समझिए दिसंबर तक अगर निफ्टी 28,000 का लेवल दिखा देती है, सो ऑटोमेटिकली द होल मार्केट विल बी इनटू अ थ्रिल मोड। और एग्जाम्पल अगर निफ्टी बाई दिसंबर 30,000 क्रॉस कर जाती है, देन वी विल बी एट अ यूफोरिया मोड, जहाँ पे द मैक्सिमम फाइनेंशियल रिस्क रहेगा आपको या इन्वेस्टर्स को। ठीक है, ये आप और मुझे पता नहीं चलता है। वी आर ऑलरेडी इनटू दैट बुल मार्केट एंड वी डोंट नो व्हेन द बुल मार्केट विल स्टॉप ग्रोइंग। इट विल हैपन इन अ ईयर, अ 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर टाइम फ्रेम, वी डोंट नो, बट दिस इज हाउ द इमोशंस ऑफ द इन्वेस्टर्स ड्राइव द मार्केट। ठीक है, सारे इन्वेस्टर्स का मिला के जो सेंटीमेंट्स है, दिस इज हाउ द मार्केट विल बी ड्रिवन गोइंग फॉरवर्ड एंड एवरी टाइम दिस हैपेंस। आप ऑप्टिमिज्म मोड से, ऑप्टिमिज्म लास्ट 3 ईयर से वी आर इनटू दैट ऑप्टिमिज्म मोड्स, एंड कब हम एक्साइटमेंट की तरफ चले जाएंगे, कब हम थ्रिल की तरफ जाएंगे, और कब यूफोरिया क्रिएट हो जाएगा कि एक बबल क्रिएट हो जाएगा इक्विटी मार्केट में, आपको मुझे पता नहीं चलेगा। ठीक है, जैसे ही यूफोरिया का बबल बस्ट होगा, ऑटोमेटिकली देयर विल बी सम एंग्जाइटी इन द मार्केट, देयर विल बी सम डिनायल एंड देयर विल बी फियर इन द मार्केट, जहाँ से मार्केट सेंटीमेंट्स ड्राइव करते हैं मार्केट्स को। अगर आज every investor is positive about the market, hence the market is growing because the demand is high and supply is less. जब डिमांड हाई है, सप्लाई कम है, बिकॉज एवरी वन इज इन्वेस्टिंग एंड नो वन इज सेलिंग देयर इन्वेस्टमेंट्स, ऑटोमेटिकली देर इज अ प्राइस राइज विच हैपन्स। ठीक है, जब ऑटोमेटिकली एक बबल बस्ट होगा, एक बबल क्रिएट हो जाएगा, देर विल बी सम न्यूज़ फ्रॉम द इकोनॉमी, सब GDP डेटा आ जाएगा, कोई इन्फ्लेशन डेटा आ जाएगा, कोई जियोपॉलिटिकल डेटा आ जाएगा, एंड ऑटोमेटिकली पीपल विल स्टार्ट सेलिंग लेफ्ट, राइट एंड सेंटर।
सब कोई इन्वेस्टमेंट बेचना शुरू करेंगे, स्पेशली FIIs, DIIs, then automatically there will be some anxiety at that point of time. And then there will be denial is मुझे अब यहाँ से कुछ नहीं हो सकता, यहाँ से मार्केट शायद ऊपर भी जा सकता है, हम वो डिनाइल मोड में रहते हैं हमेशा, ठीक है. बट डिनाइल मोड से भी अगर मार्केट नीचे चला जाएगा, देन देर विल बी अ फियर इन द मार्केट, एंड देन देर विल बी अ डेस्परेशन व्हेन मोर एंड मोर इन्वेस्टर विल स्टार्ट सेलिंग देयर इन्वेस्टमेंट्स. जब बहुत सारे लोग बेचना शुरू करते हैं, देन दैट क्रिएट्स पैनिक, एंड देन देर विल बी कैपिटुलेशन एंड डिस्पोटेंसी, जहाँ पे आपको एक निराशा आ जाती है मार्केट में, सेंटिमेंट्स में, जो आपको 1992 में, 2000 में, 2008 में, कोविड में आपने देखा. तब ये लेवल था कि कैपिटुलेशन और डिस्पोटेंसी आ गई थी. बट अगेन वी वर नॉट इनटू द डिप्रेशन मोड. डिप्रेशन मोड 2008 में आया था, बट कोविड में डिप्रेशन मोड में इंडियन इकोनॉमी नहीं गई थी, ठीक है. इवन US मार्केट वॉज एक्सपेक्टेड टू गो इन अ डिप्रेशन, बट अब तक वो डिप्रेशन मोड में गए नहीं है. डिप्रेशन मोड बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है, वेरिन आप के अंदर इकोनॉमी में डिमांड ही नहीं होती. इक्विटी मार्केट का तो छोड़ दीजिए, नॉर्मल लग्जरी आइटम्स भी खरीदनी है, नीड बेस्ड आइटम भी खरीदनी है. ITC भी अपने साबुन या नॉर्मल एग्री प्रोडक्ट नहीं बेच पाएंगे, HUL भी अपना FMCG प्रोडक्ट्स नहीं बेच पाते. सो दैट इज़ द काइंड ऑफ डिप्रेशन मोड दैट वी गो ऑन, एंड देन देर विल बी अ होप. एक बार बॉटम पे आ गए, ज़मीन पे आपने टच कर लिया, देन देर इज नथिंग मोर टू गेट करेक्टेड, देन देर इज अ होप, देन देर इज अ रिलीफ, एंड देन देर अगेन विल बी अ ऑप्टिमिज्म, एंड देन अगेन दिस ऑप्टिमिज्म विल गेट कन्वर्टेड टू एक्साइटमेंट, थ्रिल एंड यूफोरिया. ये रातों रात नहीं होता, ये हफ्तों में नहीं होता, ये सालों में नहीं होता, ये सालों में होता है, ठीक है. इट विल टेक ईयर्स, 5 years, 10 years, 15 years टू गेट इन टू दिस फ्रॉम ऑप्टिमिज्म टू यूफोरिया मोड. राइट, इट कैन हैपन इन 5 years, इट कैन हैपन इन 10 years. सो कहने का मतलब ये है कि ये जो इक्विटी मार्केट है आर ड्रिवन बाय इमोशंस, एंड इमोशंस किसके इमोशंस? इन्वेस्टर्स के इमोशंस. बिजनेसेस तो वैसे ही चलते हैं, ठीक है. जितनी भी कंपनी सेंसेक्स की आप उठा लो, जितनी भी कंपनी आप निफ्टी 50 की उठा लो, सबका हिस्ट्री 30 साल पुराना है, ठीक है. कईयों का तो उससे भी पुराना है. सबका हिस्ट्री 30-30 साल पुराना है, ठीक है. निफ्टी की जो टॉप 50 कंपनीज है, दोज कंपनीज आर डूइंग बिजनेस मोर देन 1955 से, ठीक है. 1955 के पहले से वो लोग बिजनेस कर रहे हैं, जो भी निफ्टी 50 की कंपनी है, बीट भारती एयरटेल, बीट इन्फोसिस, बीट विप्रो, बीट TCS, बीट एनी बैंक्स, सब बिजनेसेस 1995 के पहले से कर रहे हैं. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस बिजनेसेस जहाँ पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं विल कीप ऑन डूइंग बिजनेस फॉर द नेक्स्ट 30-40 years, ठीक है. तो ये मार्केट आपका कहीं जाने वाला नहीं है. कंपनी शायद चेंज हो जाएगी, कंपनीज के काम करने के तरीके चेंज हो जाएंगे, कंपनीज के प्रोडक्ट चेंज हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स पहले ट्रक और बसेस बनाते थे. 2000 के बाद से उन्होंने गाड़ियाँ बनाना शुरू किया, पैसेंजर व्हीकल्स, जहाँ पे वो पेट्रोल डीजल वगैरह गाड़ियाँ लेके आने लगे लार्जर सेगमेंट में. पहले भी उनके पास गाड़ी थी, टाटा एस्टेट, टाटा सफारी, ठीक है, बट उतनी बड़ी सेगमेंट में नहीं थी, ठीक है. 2000 के बाद से वो लोग ने टाटा इंडिका, इंडिगो, छोटे लेवल पे पैसेंजर व्हीकल्स बनाना शुरू किया. आज मल्टीपल गाड़ियाँ हैं उनके पोर्टफोलियो में, ठीक है, रेंजिंग फ्रॉम 5 lakhs टू 1 crore नाउ. जैगुआर लैंड रोवर भी उनकी है. आज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी बना रहे हैं, राइट. तो जो मार्केट के लिए फिजिबल है वैसे वैसे वो प्रोडक्ट्स बनाते रहेंगे. कल अगर हाइड्रोजन कार्स आई तो सबसे पहले कार कौन बनाएगी? इट विल बी द टाटास एंड द महिंद्रास हु विल बी मेकिंग दोज कार्स, राइट. इफ आई एम इन्वेस्टेड इन दोज कंपनीज, बिकॉज ऑटो गाड़ियों का डिमांड कम नहीं होने वाला. इंडिविजुअल विल रिक्वायर इट इज इन अ लग्जरी सेगमेंट और अ नीड बेस्ड सेगमेंट, ठीक है. पहले कार लग्जरी हुआ करती थी, आज cars are no more a luxury. It is slowly becoming a necessity, just like 2-wheelers, राइट. सो मैं अगर टाटा मोटर्स जैसी कंपनी में इन्वेस्टेड हूँ फॉर द नेक्स्ट 10 years, 15 years, 20 years, मार्केट के डायनामिक्स भले ही चेंज हो जाएंगे, बट दैट कंपनी विल कीप ऑन डूइंग बिजनेसेस. सो ये जो सारे इमोशंस जो मेरे रहेंगे, मुझे वो इमोशंस को कंट्रोल करना है और वो बिजनेसेस में इन्वेस्टेड रहना है. जब मैं वो बिजनेसेस में इन्वेस्टेड रहूँगा फॉर दैट डेकेडल पीरियड, देन आई विल क्रिएट एक्चुअल वेल्थ फॉर माई सेल्फ. तो मुझे मार्केट टाइम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. मैं कौन से लेवल पे, यहाँ पे मार्केट इमोशंस में कौन से लेवल में मैं एंट्री करूँगा, कौन से लेवल पे एग्जिट करूँगा, मुझे नहीं पता है, राइट. सो यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस एंड यू डू नॉट हैव टू टाइम द मार्केट. सो अब आपको दूसरा क्वेश्चन आएगा कि
लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टेड कैसे रहूँ, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, कि इन्वेस्टेड रहना फॉर 10 years, invested in a 15 years, invested in a 20 years, because there is too much of noise, too much of information, too much of news and media reporting which comes in day in day out. पहले न्यूज़ 10 मिनट आया करती थी, आज पूरा का पूरा डेडिकेटेड न्यूज़ चैनल है बिजनेसेस के लिए। CNBC TV 18, CNBC आवाज, जी बिजनेस, ET भारत, आपके पास पूरे दिन सिर्फ कंपनीज की न्यूज़ बताते हैं, मार्केट की न्यूज़ बताते हैं। सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू होल्ड ऑन टू योर इन्वेस्टमेंट्स फॉर सो लॉन्ग, ठीक है ना। सो आपको समझना है कि इट इज़ द टाइम इन द मार्केट एंड नॉट टाइमिंग द मार्केट दैट विल एक्चुअली क्रिएट अ वेल्थ, ठीक है। यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिया है जहाँ पे जो सबसे अनलकी था जिसने इन्वेस्ट किया था वर्स्ट डे ऑफ द मार्केट में, दूसरा जो लकी था जिसने इन्वेस्ट किया था बेस्ट डे ऑफ द मार्केट में, और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट द मोस्ट डिसिप्लिन पर्सन था या मोस्ट डिसिप्लिन इन्वेस्टर था जिसने कुछ नहीं देखा, हर महीने की 15 तारीख को मार्केट में इन्वेस्ट करते गया, मार्केट अप हो चाहे डाउन हो। तो जो सबसे अनलकी था उसने जब इन्वेस्ट किया था वर्स्ट डे ऑफ द मार्केट में भी उन्होंने 14% रिटर्न बनाया था 1996 से लेकर 2023 तक के डेटे में, ठीक है। यहाँ पे हमने सेंसेक्स TRI का डेटा लिया हुआ है। जो सबसे लकी था उसने भी 14.6% रिटर्न ही बनाया। सो लकी और अनलकी में सिर्फ 0.6% का ही डिफरेंस है, ठीक है, जहां पे उसने बेस्ट ऑफ द बेस्ट डेज में इन्वेस्ट किया था मार्केट्स में। बट 1996 से 2023 का डेटा देखे तो 15 से 20 साल के बीच का टाइम टेन्योर है, वहां पे आपने 14.6% का रिटर्न्स बनाया है। बट द बेस्ट वन इज द डिसिप्लिन वन, जिसने मार्केट का अप देखा ना डाउन देखा, रेगुलरली इन्वेस्ट करते गया, फिर भी उसने 14.3% का रिटर्न्स बनाया है विदाउट डूइंग एनी मस्ती विद द इन्वेस्टमेंट्स। कोई बाई सेल करने का, कोई टाइमिंग करने नहीं गया, चुपचाप इन्वेस्ट, मार्केट ऊपर था तब भी इन्वेस्ट किया, मार्केट नीचे था तब भी इन्वेस्ट किया, हर महीने की 15 तारीख को इन्वेस्ट किया, तब भी उसने 14.3% का रिटर्न्स बनाया। सो यहाँ पे जब मैं मोस्ट अनलकी रहता हूँ, जब मैं ज़्यादा से ज़्यादा लकी भी रहता हूँ और मैं डिसिप्लिन रहता हूँ, तो मेरे रिटर्न जो आते हैं वो एवरेज रिटर्न्स बेहतर ही आते हैं। लकी और अनलकी का एक एवरेज रिटर्न्स मुझे मिलता है। सो इम्पॉर्टेंट ये है समझना कि आपको मार्केट में टाइमिंग नहीं करना है, प्रॉफिट आया प्रॉफिट बुक नहीं करना है, इन्वेस्टेड रहना है। अगर मेरी कंपनी का स्टॉक 100 रुपये में मैंने इन्वेस्ट किया था, जो 1000 रुपया चला गया है, बट कंपनी का बिजनेस अच्छा है, तो मुझे इन्वेस्टेड रहना है। आपको रिसर्च करनी है, आपको एनालिसिस करनी है, आपको फाइनेंशियल एडवाइजर्स की हेल्प लेनी है टू अंडरस्टैंड वेयर दैट इन्वेस्टमेंट इज गोइंग, हाउ दैट इन्वेस्टमेंट विल फ्लरिश। बिकॉज एक सिंपल सा एग्जांपल है टाइटन का, जो 5 रुपये से स्टार्ट हुआ था, राकेश झुनझुनवाला वाला स्टॉक है, आज 1000 रुपये भी महंगा लग रहा था, फिर वो 1500 रुपये गया तब भी महंगा लग रहा था, फिर वो 2000 रुपये गया तब भी महंगा लग रहा था, फिर वो 2500 रुपये गया, 2700 पे 6-8 महीना वेट किया तब भी वो महंगा लग रहा था, फिर उसने 3000 का लेवल क्रॉस किया तब भी वो महंगा लग रहा था, फिर वो 3600 गया तब भी वो महंगा लग रहा था। सो 10 रुपया 5 रुपये का स्टॉक टाइटन जैसी कंपनी ने 3600 की रेंज में आ चुका है। ये एक सिंपल सा एग्जांपल है, ऐसे मल्टीपल एग्जांपल्स हैं जहाँ पे ऐसे कंपनीज आपको मिली है जिसकी ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। सो आपको पता ही नहीं होगा कि आप क्या लेवल पे आप बेचें। दूसरा एग्जांपल है निप्पॉन ग्रोथ फंड का। फंड चालू हुआ था, फंड की बात कर रहा हूँ, म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ, जो फंड चालू हुआ था 1995 में, आज की उसकी करंट NAV है 3500। फंड चालू हुआ था 10 रुपये की NAV से इन 1995। 29 ईयर्स में पैसा उनका हो गया है 3.5 करोड़। 1 लाख रुपये इन्वेस्टेड इन 1995 हैव बिकम 3.5 करोड़ टुडे व्हेन वी आर टेकिंग दिस वेबिनार, ठीक है। सो आपको समझना है जितना लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टेड रहोगे, 1 लाख रुपए का पैसा आपका 3.5 करोड़ रुपया हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे रिटर्न जो कैलकुलेट किया है इट इज़ मोर देन 18%। फंड ने 18% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, सेंसेक्स ने 16% रिटर्न दिया है, 2% का अल्फा फंड ने जनरेट किया है इन द पास्ट 29 ईयर्स। इमेजिन द वेल्थ वी कैन क्रिएट फॉर आवर सेल्फ इन द नेक्स्ट 10, 15, 20, 25, 30 ईयर्स, ठीक है।
जो भी 30 ईयर्स की एज में जो 60 पे रिटायर होंगे, जो 35 ईयर्स की एज में जो नेक्स्ट 25 ईयर्स में रिटायर होंगे, जो 40 की ईयर्स में जो नेक्स्ट 20 ईयर्स में रिटायर होंगे, एट दैट टाइम जो वेल्थ क्रिएशन होना चाहिए वो एक एग्जॉर्बेंट नंबर होना चाहिए. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है मार्केट में, और मार्केट को टाइम करने की ज़रूरत नहीं है. आपको आपकी रिसर्च स्ट्रॉन्ग रखनी है, अच्छे फंड्स में इन्वेस्ट करना है, अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र का हेल्प लेना है और इन्वेस्टेड रहना है. ठीक है, ये एक सिंपल सा चार्ट है जहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है 3, 5, 8, 10, 12, 15 ईयर्स का डेटा. ठीक है, मैक्सिमम रिटर्न्स अगर मैं 3 साल के लिए इन्वेस्ट करता हूँ तो मैक्सिमम रिटर्न जो मैं मेरे इन्वेस्टमेंट पे बना पाऊँगा वो है 52%. और वो इन्वेस्टमेंट जो मेरा करेक्ट हो सकता है, मिनिमम रिटर्न जो बनेगा वो है -36%. तो मेरा 1,00,000 रुपया 36% से करेक्ट हो सकता है. सो इट कैन गो डाउन अप टू 64%, राइट. मतलब 1,00,000 रुपया मेरा 64,000 हो गया, जहाँ पे मैंने मिनिमम रिटर्न जो बनाया था वो 36% का. बट वही पीरियड में मैंने एवरेज रिटर्न बनाया 13% का. अब मैं थोड़ा लॉन्ग चला जाता हूँ 5 ईयर्स के लिए. तो 5 ईयर्स के लिए मेरे जो मैक्सिमम रिटर्न जो बने वो है 50%. मिनिमम रिटर्न जो मेरे बन रहे हैं दैट इज़ ओनली -10%. तो मेरे चांस ऑफ लॉसेस अभी भी है. मेरा जो पोर्टफोलियो मैंने 1,00,000 रुपया इन्वेस्ट किया है वो 90,000 अब भी जा सकता है. 10% का लॉस मैं अभी भी बुक कर सकता हूँ. ठीक है, बट एवरेज रिटर्न में जो क्रिएट करूँगा दैट इज़ 15%. जस्ट अ मिनट. जो एवरेज रिटर्न में जनरेट कर रहा हूँ दैट इज़ 15%. सो 91% टाइम्स मेरे पॉजिटिव रिटर्न्स आ रहे हैं, ओनली 10% टाइम्स मेरे नेगेटिव रिटर्न्स आ रहे हैं. जब मैं 8 साल जाता हूँ और थोड़ा लॉन्ग चला जाता हूँ इन्वेस्टमेंट में, तो मेरे जो मैक्सिमम रिटर्न है वो कम आ रहे हैं 40% से. ठीक है, मिनिमम रिटर्न जो मैं बना रहा हूँ दैट इज़ 1.4%. तो यहाँ पे जब मैं 8th ईयर पहुँचता हूँ मेरे इन्वेस्टमेंट पे, तो मेरा लॉस मेकिंग चांसेस कितना होता है? 0. यहाँ पे मैं 8 साल के बाद अगर मैंने 1,00,000 रुपया इन्वेस्ट हुआ है वो 1,00,000 से नीचे जाने ही नहीं वाला है. मेरा प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड हो जाता है. मिनिमम रिटर्न भी जो मैं बना रहा हूँ दैट इज़ 1.4%, एंड एवरेज रिटर्न जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ दैट इज़ 16.3% एट द 8 ईयर्स टाइम. और मेरे परसेंट टाइम्स पॉजिटिव रिटर्न जो आ रहे हैं वो 100% मैं रिटर्न्स पॉजिटिव ही बनाऊंगा, लॉस तो बनाऊंगा ही नहीं. और मैं लॉन्ग टर्म चले जाता हूँ 10 ईयर्स, 12 ईयर्स, 50 ईयर्स, तो मेरे मैक्सिमम रिटर्न्स है वो थोड़े कम होते जा रहे हैं. देखिए, फर्स्ट 3 ईयर्स में 52% है, 5 ईयर्स में 50% है, 8 ईयर्स में 40% है, 10 ईयर्स में 29 है, 12 ईयर्स में 21 है, और 15 ईयर्स में मैक्सिमम रिटर्न जो मैं बनाऊंगा वो 18% का. सेम मैं जो मिनिमम रिटर्न जो बना रहा हूँ 3 ईयर्स में 36% है, 5 ईयर्स में 10% है, 8 ईयर्स में 1.4% है, 10 ईयर्स में 4.6% है. जो मेरे मिनिमम रिटर्न जो मैं बना रहा हूँ तो मेरे लॉस भी नहीं आ रहे हैं, इनफैक्ट मैं प्रॉफिट ही बना रहा हूँ. 15 साल अगर मैं इन्वेस्टेड रहूँगा तो मैं 7.4% का पॉजिटिव रिटर्न्स बना के ही जाऊँगा इक्विटी मार्केट से. लॉस का चांस 0 है. इनफैक्ट 7.4% जो मैं एफडी की रेट से भी ज़्यादा रिटर्न बना रहा हूँ. ये मेरा मिनिमम रिटर्न आएगा, जो मैं कह रहा हूँ ये मिनिमम रिटर्न है. कुछ भी हुआ, मार्केट इधर उधर हो गया तो भी मैं 7.4% बना रहा हूँ मार्केट से. और बेस्ट रिटर्न जो मैं बना रहा हूँ वो है 18%. और जो मुझे रिटर्न मिल रहा है, एवरेज रिटर्न आ रहा है वो है 14%. सो जितना लॉन्ग टर्म में जा रहा हूँ आप देखेंगे जो रेंज है 18 और 7 की आ रही है. 3 ईयर्स की रेंज कितनी है? 52%. 1,00,000 रुपया आपका 1,50,000 रुपया हो सकता है और 1,00,000 रुपया आपका 60,000 तक भी जा सकता है. तो रेंज है वो 50% अप की, 40% डाउन की. Yeah, Mr. Mahendra, just a minute. Yes, sir. If you are saying in 8 years, you हाँ. are getting back to your original amount. Yes, sir. That means in 10 years, roughly our money is doubled in most of the schemes. Yes, sir. Whereas in the equity, we get surely at 8 year double. Yeah, more earlier than that, sir. In 5 years. Earlier than that. Yes, yes. In the history, if you have seen the equity market, in the every 5 years rolling returns they have generated is more than 14.4%. If you generate 14.4% returns on your equity portfolio, your money But gets every doubled. time the percentage is varying, na? It will vary, Not but I am talking about average returns here. आपको एवरेज Okay. रिटर्न्स मिल रहा है. ठीक है, अभी 2 साल आपको 0 रिटर्न मिला और 3rd ईयर में मार्केट डबल हो गया. ठीक है, हाँ. सो आपने 1,00,000 रुपया इन्वेस्ट किया था वो 2,00,000 रुपया हो गया 3 साल में.
Okay. बराबर. So That- first 2 years that is it was zero taxable. returns. That is a taxable amount, ना? Of course, इक्विटी इज टैक्सेबल. टैक्सेबल पर से आपका कैलकुलेशन अलग हो जाता है. आपका रिटर्न जो Okay. पैसा डबल होना चाहिए, एफडी में भी पैसा डबल होगा, लेकिन वहां पे भी आपको टैक्स आएगा, बट टैक्स रेट वहां पे 20% 30% का आएगा. इक्विटी में आपको सिर्फ 10% का आएगा. Okay, okay. Okay, go ahead. Yes, Thank sir. you. सो आपको यहाँ समझना है वॉलेटिलिटी क्या करेगी. इट विल रिड्यूस एज यू इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट होराइजन. जितना आप लॉन्ग जा रहे हो, आप वो डिफरेंस देखोगे मैक्सिमम और मिनिमम रिटर्न में, इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड. 3 years में इट वॉज 50% अप, 40% डाउन, तो 90% की वॉलेटिलिटी है. ठीक है. 5 years में इट इज 50% अप, 10% डाउन, तो 60% की वॉलेटिलिटी है. 8th year में इट इज 40% अप एंड 1% अप, सो आपकी 39% की वॉलेटिलिटी है. 10 years में आपकी 29% अप, 4% अप, सो आपकी 25% की वॉलेटिलिटी है. 12 years में इट इज़ 21% अप, 6% अप, 15% की वॉलेटिलिटी है. एंड 15 years में 18% अप और 7% अप, आप समझो 10 to 11% की वॉलेटिलिटी है. ओनली 10% का वॉलेटिलिटी है. इतना वॉलेटाइल होने के बावजूद भी मार्केट, आपका पोर्टफोलियो जो रहेगा, अगर आप 15 साल इन्वेस्टेड हो तो आपकी 10% से ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं रहेगा आपका पोर्टफोलियो. अगर आपका 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बन गया 15 साल बाद, तो आपका जो वॉलेटिलिटी मार्केट में इंपैक्ट करेगी, दैट विल बी ओनली 10%. सो 10% आपका 1 करोड़ का वैल्यू कितना हो जाएगा डाउन साइड पे 90 lakhs और अप साइड में 1 करोड़ 10 लाख रुपया. बट वो एवरेज रिटर्न आपको जो देगा वो 14 से 15% के बीच में आपको देता रहेगा. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू स्टे इन्वेस्टेड फॉर अ लॉन्ग टर्म होराइजन, मिनिमम टू मिनिमम 10 years, क्योंकि 10 साल के बाद आपको एक्चुअल पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है. उसके पहले आपको दिखेगा ही नहीं. आई विल शो इट इन द नेक्स्ट स्लाइड, कमिंग स्लाइड, जहां पे आप ये समझिए, वॉरेन बफे ने अपना सारा पैसा 50 साल की उम्र के बाद बनाया. सो इन्वेस्टर्स हु आर लेस देन 50 years और हु आर लेस देन 30 years, 30 years or 40 years, they still have time for the next 15 years. If some investor is starting their investment at the 30 years of age, someone is starting at 35 years of age, or someone is starting at 40 years of age. 40 years वालों के पास 10 साल का टाइम है, 35 की उम्र वालों के पास 15 साल का टाइम है, 30 की उम्र के पास 20 साल का टाइम है, टू ग्रो दैट कॉर्पस टू अ सर्टन लेवल इन द नेक्स्ट 10, 15, 20 years. ठीक है. जो 50 साल का होगा, जब वॉरेन बफे का पहला $1 billion, फर्स्ट $1 billion कैम एट द एज ऑफ 52. उनका करंट नेटवर्थ है $88 billion एज ऑफ 2021. दिस इज द 2021 का डेटा. सो उनका नेटवर्थ कितना है? $88 billion. पहला $1 billion उन्होंने कभी बनाया, यहाँ पे आप देखेंगे 1 billion उन्होंने बनाया था 50 की एज के बाद. 50 की एज के बाद जो $1 billion है वो हो गया 88 billion. 1 लाख रुपया आपका हो गया 88 lakhs 50 की उम्र के बाद, जब उनकी एज 85 के आसपास थी, सॉरी 91 के आसपास थी. राइट. दिस इज हाउ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क्स. कि आप 50 साल तो आपको लगेगा, आपको पैसा दिखेगा ही नहीं. जैसे हम कहते हैं ना, फर्स्ट करोड़ बनाना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन 1 करोड़ के बाद दूसरा करोड़ बनाना बहुत ही ईजी हो जाता है, बिकॉज दैट मनी हैज़ टू डबल ओनली इन 4 to 5 years. जैसे मैंने अभी सर को बताया कि 5 साल में आपका पैसा डबल होता है, तो 1 करोड़ 2 करोड़ आपका 5वें साल पे हो जाएगा, और 2 करोड़ 4 करोड़ होगा आते 5 साल में. तो कमिंग 10 years में योर 1 करोड़ विल बिकम 4 करोड़ इन जस्ट 10 years. बट द क्वेश्चन इज, when will I reach 1 crore? ठीक है. फॉर मैनी इन्वेस्टर्स वी हैव क्रिएटेड दैट मिलियनर क्लब वेयर वी आर डिस्कसिंग दिस, दैट हाउ फास्ट वी कैन क्रिएट दैट 1 crore फॉर यू. राइट. सो दिस इज हाउ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क. 50 साल तक आपको पैसा हिलता हुआ भी नहीं दिखेगा. ठीक है. आपको वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं दिखेगी. 10 लाख रुपया 10.5 लाख हो गया होगा, 11 लाख हो गया होगा, 12 लाख हो गया होगा. मोटी मोटी 10 साल में वो पैसा आपका डबल ही होता है. 10 लाख रुपया 20 लाख होगा, लेकिन उसके बाद 20 लाख रुपया 40 लाख होगा, 40 लाख रुपया 80 लाख होगा आते 5-10 साल में. ठीक है. जो 10 लाख आपका स्ट्रेट अवे 80 लाख रुपया हो गया कमिंग 10 years में, लेकिन वो 10 लाख बनाने के लिए आपको 10 से 15 साल चला गया. राइट. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इज हाउ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क फॉर यू. सो वो 1 करोड़ बनाने के लिए भी
आपको क्या इंपॉर्टेंट है? द राइट असेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी। सारा का सारा पैसा इक्विटी नहीं होता, सारा का सारा पैसा डेट नहीं होता, सारा का सारा पैसा मेरा गोल्ड नहीं हो सकता, और सारा का सारा पैसा मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। मेरे पास 5 डिफरेंट असेट क्लास है जहाँ पे मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ एज अ रिटेल इन्वेस्टर्स। तो फर्स्ट इज इक्विटी, सेकंड इज फिक्स्ड इनकम, थर्ड इज रियल एस्टेट, फोर्थ इज गोल्ड एंड फिफ्थ इज कैश। लिक्विड एमएफ या कैश में मैं पैसा रख सकता हूँ। सो व्हाट द थंब रूल सेज, 100 माइनस माई एज शुड बी माई इक्विटी एलोकेशन। सो माई एज इज 35, तो 100 माइनस 35 इज 65। सो 65 रुपीज़ मेरा जो 100 रुपये में से मेरा पोर्टफोलियो रहेगा, 65 रुपीज़ शुड बी इन्वेस्टेड टुवर्ड्स इक्विटी एंड द रेस्ट 35 हैज़ टू गो टू अदर असेट क्लास। राइट, ये करने से होता क्या है कि मेरे ऑब्जेक्टिव्स है, मेरे जो फाइनेंशियल गोल्स है वो मैं अचीव कर पाता हूँ। राइट, सो असेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी को मैं कैसे क्रिएट कर सकता हूँ अपने पोर्टफोलियो में? तो पहले तो मुझे ऑब्जेक्टिव समझना है, व्हाई आई एम इन्वेस्टिंग, मैं पैसे इन्वेस्ट ही क्यों कर रहा हूँ, व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द गोल दैट आई वांट टू अचीव। मैं कौन से गोल है जो अचीव करना चाहता हूँ, आते 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में। एवरी इन्वेस्टर विल हैव अ डिफरेंट गोल, एवरी इन्वेस्टर विल हैव अ डिफरेंट ऑब्जेक्टिव। राइट, अगर मैं चाहता हूँ किसी को अपने बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, किसी को रिटायरमेंट के लिए पैसा चाहिए, किसी को घर खरीदने के डाउन पेमेंट के लिए पैसा जमा करना है, किसी को ड्रीम वैकेशन जाने, किसी को बच्चे के शादी के लिए पैसे जमा करने हैं, इट कैन बी एनी रीज़न। सो अगर आपका ऑब्जेक्टिव डिफाइंड है तो ऑब्जेक्टिव से आपको टाइम हॉराइजन पता चल जाएगा। मैं रिटायरमेंट के लिए पैसा सेव करना चाहता हूँ, तो मेरी एज अगर 35 है तो आई हैव 25 ईयर्स, आई वांट टू रिटायर एट द एज ऑफ 60, तो मुझे 25 ईयर्स में रिटायर होना है। मैं अपने बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए पैसा जमा करना चाहता हूँ, मेरे बच्चे की एज है 3 साल की, हायर एजुकेशन उसका 18 to 20 ईयर्स की रेंज में आ जाएगा, तो मेरे पास 15 साल का टाइम है हायर एजुकेशन के लिए सेव करने के लिए। तो जब मैं गोल डिफाइन करता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरे पास मेरा टाइम होराइजन आ जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है रिस्क प्रोफाइल, मेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी है। इक्विटी मार्केट में रिस्क है बट मेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं है, तो शुड आई बी इन्वेस्टिंग इन इक्विटी? येस, बट टू अ सर्टन लेवल, नॉट 100%, एंड दैट विल डिफाइन योर पोर्टफोलियो का असेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी। तो इससे होता क्या है, बेनिफिट आपको क्या मिलता है कि आपकी रिस्क जो होती है वो आप रिड्यूस कर देते हो, आप अपने गोल जो है वो अचीव कर लेते हो, और आप अपने फाइनेंसेस के कंट्रोल में रहते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है समझने के लिए कि आपको आपके फाइनेंसेस में कंट्रोल में रहने चाहिए, ना कि आप अपने फाइनेंस आपको कंट्रोल करें। ठीक है, सो हैव अ राइट असेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी, एंड वेन एवर यू आर इन्वेस्टिंग इन इक्विटी मार्केट, दिस कोट इज द बेस्ट कोट ऑफ वॉरेन बफे, अनलेस यू कैन वॉच योर स्टॉक होल्डिंग डिक्लाइन बाय 50% विदाउट बीइंग पैनिक स्टिकन, यू शुड नॉट बी इन द स्टॉक मार्केट। आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है, वो 50,000 रुपया हो गया, अब आपको यहाँ डर नहीं लग रहा है, तो देन यू शुड बी इन्वेस्टिंग इन मार्केट। अगर आपको डर लग रहा है देन यू शुड अवॉइड इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। ये आपको सीखने से आएगा, ये आपको एक्सपीरियंस करने से आएगा, और ये आपको एक फाइनेंशियल एडवाइजर अच्छे से गाइड कर पाएगा कि अगर मार्केट इतना क्रैश हुआ है तो वो सिनेरियो में आपको क्या करना है। वो आपकी हैंड होल्डिंग करेगा, आपकी बिहेवियर को कंट्रोल करेगा, एंड अगर आप वो सेल थ्रू कर गए वो डाउनफॉल, देन यू विल बी मेकिंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी इन द मार्केट। राइट, अब हम देखते हैं डिफरेंट एसेट क्लासेस ने कैसे रिटर्न्स दिए है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये हमने एग्जांपल लिया है 2013 से लेके 2022 का, जहाँ पे हमने डिफरेंट असेट क्लासेस में इन्वेस्ट किया है, इंक्लूडिंग इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, गोल्ड। ठीक है, अब इसमें हमने ब्रेकअप क्या लिया हुआ है, जैसे इंटरनेशनल इक्विटी है, लार्ज कैप इक्विटी है, रियल एस्टेट है, क्रेडिट रिस्क बॉन्ड फंड है, कॉरपोरेट बॉन्ड फंड है, ट्रेजरी बिल्स है जो RBI बेस्ड है, बैक्ड है, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, मिड कैप इक्विटी है, स्मॉल कैप इक्विटी है, और गोल्ड है। ठीक है, ये 10 डिफरेंट असेट क्लासेस में इन्वेस्ट किया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो जब आप देखेंगे टॉप परफॉर्मर 2013 से 2022, हु आर द टॉप परफॉर्मर्स? 2013 में थे द टॉप परफॉर्मर इंटरनेशनल इक्विटी, 2014 में थे स्मॉल कैप, 2016 में थे क्रेडिट रिस्क फंड, 2016 में थे G-Secs, 2017 में थे स्मॉल कैप फंड अगेन, स्मॉल कैप इक्विटी, 2018 में थे गोल्ड, 2019 में थे इंटरनेशनल इक्विटी, 2020 में थे स्मॉल कैप इक्विटी, 2021 में थे स्मॉल कैप इक्विटी, एंड 2022 में अगेन थे गोल्ड। ये टॉप परफॉर्मर थे वो टाइम के।
अब हम वर्स्ट परफॉर्मर देखें वो टाइम के, तो 2013 में कौन थे? गोल्ड। 2014 में अगेन गोल्ड, 2015 में अगेन गोल्ड, 2016 में अगेन इट वाज स्मॉल कैप इक्विटी, 2017 में G-Secs थे, 2018 में स्मॉल कैप, 2019 में स्मॉल कैप, 2020 में रियल एस्टेट, 2021 में गोल्ड एंड 2022 में अगेन इट वाज इंटरनेशनल इक्विटी. सो एवरी टाइम द विनर्स आर डिफरेंट, एवरी टाइम द लूजर्स आर डिफरेंट, राइट? डिफरेंट एसेट क्लास बिहेव डिफरेंटली एंड डिफरेंट टाइम होराइजन. तो मुझे इसमें से बेस्ट परफॉर्मर हमेशा मिलेगा क्या अपने पोर्टफोलियो में? नहीं मिलने वाला. मुझे हमेशा वर्स्ट परफॉर्मर भी मिलने वाला है क्या कि मेरे पोर्टफोलियो में सारे वर्स्ट परफॉर्मर ही आ रहे हैं? वो भी नहीं होने वाला. सो डिफरेंट एसेट क्लास कैरी डिफरेंट रिस्क एंड डिफरेंट रिस्क विल डिफाइन योर डिफरेंट रिटर्न्स इन द पोर्टफोलियो. सो ये जो राइट एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी जो मैंने बताई थी, उसके अंदर आप जब इस प्रकार से आप इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ पे आपने ये सारे सेगमेंट्स में इन्वेस्ट किया है, आपने पोर्टफोलियो को अच्छे से डाइवर्सिफाई किया है, डिफरेंट एसेट में आपने इन्वेस्ट किया, यहाँ पे आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया, आपने बॉन्ड मार्केट में भी इन्वेस्ट किया, आपने रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट किया और आपने इक्विटी में भी इन्वेस्ट किया. इक्विटी में आपने इंटरनेशनल इक्विटी, लार्ज कैप इक्विटी, मिड कैप इक्विटी और स्मॉल कैप इक्विटी में भी इन्वेस्ट किया, राइट? आपने चारों एसेट क्लास में इन्वेस्ट करने के बावजूद डाइवर्सिफाई किया है. बॉन्ड में भी आपने सिंपल बॉन्ड में इन्वेस्ट नहीं किया, आपने टी बिल्स में डाला है, आपने कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में डाला है, आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में डाला है, आपने क्रेडिट रिस्क फंड में डाला है. ठीक है, तो आपने चारों अलग अलग बॉन्ड कैटेगरी में भी इन्वेस्ट किया है और बाद में आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया और आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया. रियल एस्टेट में भी आप अलग प्रकार से आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और गोल्ड में भी आप अलग तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे गोल्ड ETF, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स. रियल एस्टेट में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं डिफरेंट कैटेगरी में, जैसे कॉरपोरेट हो गए, शॉप्स हो गई, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी हो गई, कमर्शियल प्रॉपर्टी हो गई, वेयर हाउसेज हो गए, रीट्स हो गए. सो देर आर डिफरेंट एवेन्यूज टुडे अवेलेबल टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट ऑल्सो. So different asset classes provides you different returns and different asset classes have different risk. Risk will define your returns. आप कितना रिस्क लोगे will define your returns in your portfolio. आप ज़्यादा रिस्क लोगे आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे, आप कम रिस्क लोगे आपको कम रिटर्न्स मिलेंगे. ठीक है, सो आपको अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़ानी है. वो कब होगा? जब आप अपने आप को एजुकेट करोगे, फाइनेंशियल एजुकेशन लोगे, जो हम एट नॉट सेलर ट्राई करते हैं प्रोवाइड करने की एवरी मंथ ये वेबिनार लेके, सो दैट यू गेट गुड अमाउंट ऑफ एजुकेशन एंड यू आर अंडरस्टैंड द मार्केट्स बेटर, अंडरस्टैंड डिफरेंट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बेटर एंड यू विल बी एबल टू टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन, राइट? तो आप क्या एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाते हैं आपके पोर्टफोलियो के लिए. आपको सिर्फ SIP नहीं सोचनी है, आपको पूरा पोर्टफोलियो देखना है. आपने सुकन्या समृद्धि में भी इन्वेस्ट किया, आपने पोस्ट ऑफिस में भी इन्वेस्ट किया, आपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में भी इन्वेस्ट किया है, आपने इंश्योरेंस भी लिया है, आपने गोल्ड में भी इन्वेस्ट किया है. सो मल्टीपल प्रोडक्ट. आप जब पूरा पोर्टफोलियो जब जॉट डाउन करते हैं एक पेपर पे कि कहाँ कहाँ मेरा पैसा है, आपको एसेट एलोकेशन इस प्रकार से दिखना चाहिए, राइट? एंड हम हमेशा अवेलेबल है टू प्रोवाइड दैट गाइडेंस, टू प्रोवाइड दैट मेंटरशिप टू यू. सो आज के लिए इतना ही था, जहाँ पे हमने बात की दैट इट इज़ द टाइम इन द मार्केट विच इज़ इंपॉर्टेंट एंड नॉट टाइमिंग द मार्केट. सो की टेक अवेज वही थी, यू शुड हैव अ राइट एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी, स्टे इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग. जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो मार्केट टाइमिंग की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, और जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तब आप एक अच्छा सा वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं अपने लिए, और डिफरेंट एसेट क्लासेस में आपको इन्वेस्ट करने की आवश्यकता है. So that's it from my side. Any question you guys have, if I may be able to answer you. Any question as such? So No, sir. the future depends on what you do today. आज आपने बीज बोया है तो वो फल आपको 10-15 साल बाद देगा. अगर आप आज से इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर रहे हैं या रिसेंटली इन्वेस्ट करना शुरू किया है तो आपको पता है कि ये वेल्थ जो क्रिएट होगा वो आते 10-15 साल में क्रिएट होगा, ना कि आते साल, ना कि आते 5 साल. ठीक है, सो 2029, 2034, 10 साल के बाद आपको एक्चुअल आपका पैसा ग्रो होता हुआ दिखेगा. सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. एनी क्वेश्चंस? होप एवरीथिंग वॉज क्लियर टू यू. एंड अब ये
सेशन अटेंड करते रहिए एंड प्लीज़ शेयर दिस इन्फॉर्मेशन विद अदर्स ऑल्सो एंड मेक देम अटेंड दिस वेबिनार. हम ट्राई करते हैं एवरी वेबिनार में कुछ ना कुछ नया लाने की. लास्ट टाइम हमने पावर ऑफ कंपाउंडिंग की बात की थी, इस बार हमने टाइमिंग ऑफ मार्केट के बारे में बात की है. सो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है. आप जब इन्फॉर्मेशन लेते हैं, आप जब एजुकेट होते हैं, आप एक अच्छा सा डिसीजन ले पाते हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए. ठीक है. सो यही वाइंड ऑफ करते हैं आज के लिए. नेक्स्ट मंथ अगले महीने फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ. टिल देन साइनिंग ऑफ महेंद्र राव. अंटिल वी मीट अगेन. बाय बाय.